आइए कंटिन्यू करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आई है, कार्बन की स्टडी उसमें कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा था, उसमें सिग्मा बॉन्ड समझा था, बेसिक sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड्स का क्या शेप होता है उसको समझा था। और अभी यहाँ पे बात करेंगे पाई बॉन्ड्स की। तो आइए समझते हैं पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इथीन का। इथीन में आपको 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन होते हैं, फार्मूला C2H4। कार्बन हमने पढ़ा था कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s में 2, 2s में 2 रहते हैं, 2p में भी 2 रहते हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो एक 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। अभी यहाँ पर देखते हैं इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं और 3 sp2 बनाते हैं और एक p रह जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उससे 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं और तीसरा एक कार्बन का सिग्मा बॉन्ड मिल जाता है। तो ये 3 जो sp2 वाले हुए उससे C में 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बन गया और बचा क्या 2p। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये हमने इससे p ऑर्बिटल जो लास्ट वाला बचा हुआ है उसको निरूपित किया है। और सेम दूसरे कार्बन में भी होता है जहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं sp2 वाले और एक p ऑर्बिटल उनका बचा हुआ है। तो ये जो 2 p ऑर्बिटल होते हैं इसमें एक दूसरे टाइप का बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड जो होता है इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। और ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो हेड ऑन ओवरलैप से नहीं बनता, ये साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक बार देख लेते हैं। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। और जो एक 2 कार्बन के बीच का है वो दूसरा आपका दूसरी तरह का सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया 4 कार्बन हाइड्रोजन वाले और एक कार्बन का, यानी 5 सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने हुए, ये जो लैटरल ओवरलैप से बना है C और C के बीच का वो एक पाई बॉन्ड हो गया। और चूंकि ये लैटरल ओवरलैप है, साइड वाइज ओवरलैप है, तो इसकी वजह से जो ये कार्बन और कार्बन के बीच का मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी आप घुमा नहीं सकते उस कार्बन को, वो फिक्स हो गया, घूमेगा नहीं, घूमेगा तो बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये जो सिग्मा बॉन्ड वाले हाइड्रोजन और कार्बन है ये सारे एक प्लेन में आ जाते हैं, प्लेनर हो जाता है इसकी ज्योमेट्री, ये जो sp2 का होता है। और ये जो एक p बच गया वो क्लाउड बनाएगा ऊपर और नीचे। और हमने अभी देखा था सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन वाले 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, कार्बन और कार्बन के बीच एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं इथाइन का और उसकी मदद से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को समझते हैं। तो इथाइन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होता है, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन यहाँ फिर से देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में जो एक s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p में चला जाता है और यहाँ पे बनता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक 2s का और एक 2p का, s और p मिलके 2 sp ऑर्बिटल्स बनाएंगे और जो बाकी बच जाएंगे 2p वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या CH जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा वाला CH है वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2C के बीच एक और सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, और एक कार्बन में हमने देखा था जो 2 sp थे, एक ने CH के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और दूसरे ने C के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और दोनों के पास बच गए हैं 2 p ऑर्बिटल। तो एक p ऑर्बिटल को हमने देखा है ग्रीन से और दूसरे को देखा है पर्पल से। तो यहाँ पर ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड की संख्या हो जाती है 2। और इसका शेप आपका हो गया इथाइन का लीनियर, यानी जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, दूसरा कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, ये एक लीनियर शेप बनाते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं इसमें और 2 कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पर कुछ 3 तरीके हैं, उसको समझते हैं 3 मिथाइल ऑक्टेन की मदद से।
तो जो पहले तरह का फॉर्मूला है वो है कंप्लीट फार्मूला, यानी सारा कुछ लिख दिया, जितने कार्बन हैं, जितने हाइड्रोजन हैं, सबको एक लाइन की मदद से बॉन्ड दिखाया और सबको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी HC जहां जितना है सबको जैसे है वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा होता है कंडेंस्ड फार्मूला, यानी ये ज्यादातर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, उसको आप सीधा जैसे C के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो उसको CH3 लिख दिया, और कुछ CH3 रिपीट हो रहे हैं, जैसे बीच में CH2 जो है वो 4 बार आया है तो उसको CH2 ब्रैकेट में 4 लिख दे सकते हैं। ये थोड़ा हमने इसको कंडेंस करके लिख दिया। और तीसरा जो होता है, जो मोर कॉमन है, जो आगे चल करके काफी आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखेगा और काफी आसान होता है ड्रॉ करना, वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यानी आपने सीधा लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन के जितने भी नोड्स होते हैं जहां पे 2 रेखाएं मिलती हैं या फिर जो एंड होता है जहां पे, वहां पे कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब है वहां कार्बन है, और कार्बन को सैचुरेट करने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन भी है। तो ये अंडरस्टूड होता है, इसको मान लेते हैं। और सेम हमने 3 मिथाइल ऑक्टेन को बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की मदद से ऐसे लिखाया है। ये कुछ पहाड़ पर्वत सा दिखेगा आपको। जो नोड्स हैं, जो साइड के भी नोड्स हैं और बीच के नोड्स हैं, कार्बन है, और उसके पास जितने भी उसको सैचुरेट करने के लिए यानी टोटल टेट्रावैलेंसी बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन है। ऐसा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अज्यूम किया जा सकता है। इसमें भी जहां डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां पे एक्स्ट्रा लाइन खींच देते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3D मॉडल्स की भी मदद लेते हैं। अब क्यों 3D मॉडल्स बनाते हैं उसके बारे में हमने पिछले वाले एपिसोड में पढ़ा था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और हाईली डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। तो कौन सा रिएक्शन कैसे होगा उसको समझने के लिए ये इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसे है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए अगर आप इसका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन समझ जाएं कि कैसे है, कितने एंगल पर है, तो रटने में आसानी हो जाती है, क्योंकि समझ के आप रटिएगा। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये है वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो सीधी लाइन वाले बॉन्ड है, जिसमें जैसे एक लाइन खींचा है, उसको आप समझ लीजिए कि वो पेपर के प्लेन में है। यानी आपने अगर किसी कॉपी पर ड्रॉ किया है या किसी बोर्ड पर है तो वो उस बोर्ड या कॉपी के प्लेन पर है कार्बन और हाइड्रोजन। और जो वेज बनाया है, सॉलिड वेज, वो आपकी तरफ है। यानी आपने सामने अगर नोटबुक कॉपी रखी हुई है तो आपकी तरफ, कॉपी से बाहर निकल के आपकी तरफ आता हुआ वो हाइड्रोजन एटम है। और दूसरा जो डैश लाइन खिंचा हुआ है, जो कि कॉपी के प्लेन पर सबसे बड़ा चौड़ा वाला एंड होता है और जो कॉपी के अंदर की साइड में, दूसरी साइड में जाता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो पतला होता जाता है। तो यानी अगर आप देखेंगे ऑब्जर्वर की तरह सामने खड़े होके, जो चीजें थोड़ी दूर होती हैं वो थोड़ी छोटी सी दिखाई देने लगती हैं। इसलिए वेज फॉर्मूला में पास की तरफ का जो सिरा होता है वो चौड़ा होता है और दूर की तरफ का जो सिरा होता है वो नैरो होता जाता है। दूसरा जो हो गया वो फ्रेमवर्क मॉडल हो गया, यानी उसमें आपने थोड़े कलर्स यूज कर लिए, थोड़े स्टिक्स यूज कर लिए। तीसरा हो गया वो स्टिक को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया, यानी सिरे पे बॉल लगा दिए, यानी बीच में जहां पे कार्बन है वहां पे कार्बन जैसा बॉल लगा दिया, एंड में हाइड्रोजन है वहां थोड़े छोटे बॉल्स लगा दिए। तीसरा होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, यानी आपका थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर है उसको दिखाता है। यानी आपने स्टिक हटा दिया और बॉल को ही एक दूसरे में ऐसे जोड़ दिया, जिससे आपको ये पता चले कि ये एटम कैसा दिखेगा विथ इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हैं कुछ 3-4 प्रकार के मॉडल्स जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बहुत ही हाई लेवल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो एक तो आपका हो गया एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, अर्थात ओपन चेन कंपाउंड्स। तो ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि चेन ओपन होता है, क्लोज चेन नहीं बनाते, जैसे कोई रिंग नहीं बनती उसमें। जैसे आपका ईथेन, मीथेन वगैरह कंपाउंड्स हो गए जो चेन जिसकी खुली रहती है, जुड़ते नहीं है 2 एंड के कार्बन्स। दूसरे वाले हो गए साइक्लिक, यानी साइक्लोप्रोपेन ले लीजिए, जो एक ट्रायंगल की तरह हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज करके इसको ड्रॉ किया है। तो इसमें क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड भी इसको कहते हैं। अच्छा, साइक्लिक में और 2 प्रकार मान लीजिए, एक हो गया होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक,
लिटरली आपको इससे मीनिंग पता चल जाएगा। कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन है, उससे साइकिल बना है, यानी इसके रिंग जो बनती है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड में या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में, उस पूरे रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं। रिंग के बाहर कुछ और हो सकता है, बट रिंग में जो रिंग फॉर्म हो रही है वो कार्बन एटम की ही फॉर्म होगी। हेटेरोसाइक्लिक हो गया उसका अपोजिट, जैसे बीच में ऑक्सीजन घुसा दिया या नाइट्रोजन घुसा दिया, वो रिंग का पार्ट अगर कार्बन के अलावा कुछ और एटम है वो आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अच्छा, होमोसाइक्लिक में और आते हैं, उसमें होता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो यहाँ भी काफी क्लियर डिस्टिंक्शन है, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक आता है शब्द आपका एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है सुगंध या फिर डिस्टिंक्टिव स्मेल, यानी आपको सूंघ के लग रहा है कि कुछ तो यूनिक सा कुछ कंपाउंड है। तो वो सारे जो कंपाउंड होते हैं जिसमें खास तरह का एरोमा स्मेल, डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है, वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, और जिसमें ये नेचर, ये प्रकृति नहीं होती है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में भी दो तरह के कंपाउंड हो जाते हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड में आप देखोगे बेंजीन जो होता है एक मॉलिक्यूल, जो हेक्सागन की तरह आपको उसका शेप बनाते हैं और बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कंपाउंड हो गए, बेंजीन रिंग पर आधारित, वो सारे आपके बेंजोनॉइड कंपाउंड्स हो गए। और जो डिफरेंट रिंग है, बेंजीन टाइप का नहीं है, विद इन एरोमेटिक, वो नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स हो गए। तो ये एक हमने बहुत ही हाई लेवल पर समझ लिया कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आज का सेशन इतना ही छोटा रखेंगे और अगले सेशन में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर, जो कॉमन नेम या IUPAC नेम वगैरह होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप स्टूडेंट हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में, कुछ सवाल हो इन जनरल कहीं से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दूं। थैंक यू।